हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। यह है मेरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर फोर्थ वीडियो है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो जो मेरे पिछले वीडियोज़ है वो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये वीडियो है इसका एम है जो हमारा स्पेयर है उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्पेयर को दिखाया है जिसकी रेडियस आर है। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये फाई है। तो यहाँ पे जो ये हमारा जो वेक्टर है इसका जो प्रोजेक्शन होगा अक्स वाई प्लेन के अंदर वो हो जाएगा आर साइन थीटा। और जो आर साइन थीटा अक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वो हमारा है फाई। अब इसके बाद में जो यहाँ पे आर थीटा फाई है इनकी लिमिट्स के बारे में हम बात करेंगे। लिमिट्स का मतलब आर थीटा फाई की हम क्या वैल्यू रखें, इनकी वैल्यू किस रेंज के अंदर रखें ताकि हमारे पास एक कंप्लीट स्पेयर बन जाए। तो कोई भी स्पेयर बनने के लिए हमको सबसे पहले एक रेडियस तो चाहिए ही चाहिए। मतलब जो आर है यहाँ पे इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से लेके होगी, जितनी रेडियस का हमको स्पीड चाहिए उतनी। तो मैं इसकी लिमिट लेता हूँ 0 से ए, मतलब हमको यहाँ पे ए रेडियस का स्पीड चाहिए। तो जो आर की लिमिट होगी वो 0 से ए तक होगी। अब इसके बाद में हम थीटा की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। मतलब थीटा की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं ये अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा हमारा क्या होता है, थीटा हमारा होता है जो हमारा ये वेक्टर है वो हमारा जेड एक्सिस के साथ जो मिनिमम एंगल बनाता है वो हमारा थीटा होता है। तो आप एक बार सोच के बताइए कि थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो अगर मान लीजिए जो ये हमारा वेक्टर है ये जेड एक्सिस के ऊपर आ जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब जो थीटा की लोअर लिमिट होगी वो हमारी 0 होगी। अब हमको जो थीटा है उसकी मैक्सिमम लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ इसको हम मैक्सिमम लिमिट के अलावा अपर लिमिट भी बोल सकते हैं। तो अब हमको यहाँ पे जो थीटा है उसकी अपर लिमिट फाइंड करनी है। अपर लिमिट का मतलब जो थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मान लीजिए कि जो हमारा ये एल वेक्टर है ये यहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ पे एल वेक्टर बोला है। तो ये एल वेक्टर अगर यहाँ पे है तो हम जो एंगल मेजर करेंगे वो जेड एक्सिस से मेजर करेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एंगल थीटा। जो ये हमारा एल वेक्टर है वो यहाँ तक भी जा सकता है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, पाई। अब जो हमारा एल वेक्टर है वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो ये एल वेक्टर है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ मिनिमम कितना एंगल बनाएगा, मिनिमम एंगल तो हमारा यही होगा। इधर से अगर मेजर करेंगे तो वो मैक्सिमम एंगल हो जाएगा। तो मिनिमम एंगल तो हम जब जो एंगल है उसको इधर से मेजर करेंगे तभी हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 से लेके अधिकतम पाई तक ही जा रही है, पाई या 180 डिग्री तक ही जा रही है। जो तो इसका मतलब जो थीटा है उसकी लिमिट हो गई 0 से लेके 180 डिग्री। अब थीटा के बाद में हम फाई की लिमिट देखेंगे। तो फाई हमारा 0 से लेके 2 पाई तक हो सकता है। तो जो ये फाई है हमारा ये हमारा 0 से लेके 2 पाई या 360 डिग्री तक हो सकता है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि जो लिमिट्स हैं वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि ये हमारी एक कंप्लीट स्पेयर को बना दे। तो हम चेक करते हैं कि जो लिमिट्स है क्या वो एक स्पेयर को बना पा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आर है उसकी लिमिट 0 से लेके ए तक लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बार एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई यहाँ पे जेड एक्सिस। तो सबसे पहले मैं जो आर है रेडियस है उसकी लिमिट 0 से ए तक लगा देता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे ए रेडियस का स्पेयर बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पे ये जो लेंथ है वो मेरी ए के इक्वल है। इसके बाद में जो थीटा है उसकी लिमिट है यहाँ पे 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो इसका मतलब जो थीटा है वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ये वेक्टर बना है ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करेगा, या हम बोल सकते हैं कि जो ये रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगी। तो ये क्या बना देगी, एक सेमी सर्कल बना देगी। अब इसके बाद में जो फाई है उसकी लिमिट है 0 से लेके 360 डिग्री तक। तो इसका मतलब जो हमारा ये हाफ सर्कल बना है इसको हमको 360 डिग्री रोटेट करना है। तो जो ये हाफ सर्कल है इसको अगर हम एक
इसको अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा ए रेडियस का। तो इसका मतलब जो हमने लिमिट्स यहाँ पे निकाली है वो एकदम सही है, ये लिमिट्स मिलके एक स्फीयर बना रही है। यहाँ पर जो एल वेक्टर है इसकी जो लेंथ होगी वो आर के इक्वल होगी, और ये जो एल वेक्टर है वो हमारा इक्वल टू होगा आर के प्लस थीटा थीटा के प्लस फाई के। और यहाँ पे जो ये एल वेक्टर है उसकी लेंथ हमको बताता है जो आर केप का कोफिशिएंट है वो। तो यहाँ पे ये हमारी इस वेक्टर की लेंथ है, तो इस वेक्टर की लेंथ हमारे पास आर है। यहाँ पर अगर ये एल वेक्टर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होता तो ये होता हमारा अक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के। तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल आती, इसकी लेंथ है वो इक्वल टू आती रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पर क्योंकि यहाँ पे जो ये एल वेक्टर है वो हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, तो यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है वो आर के इक्वल आएगी, इसका मतलब जो ये है वो आर के इक्वल होगा। अब यहाँ हम जो हमारा वीडियो है उसके एम की तरफ चलते हैं। हमको यहाँ पे जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया निकालना है डीएस वेक्टर को यूज करते हुए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो डीएस वेक्टर है उसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को डीएस वेक्टर का फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं इसको डीएल वेक्टर से ही लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं डीएल वेक्टर का फॉर्मूला लिखूंगा। डीएल वेक्टर का फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, पर जो डीएस वेक्टर का फॉर्मूला है वो आप डीएल वेक्टर से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए डीएल वेक्टर का फॉर्मूला लिखूंगा। तो जो डीएल वेक्टर है वो इक्वल टू आएगा यहाँ पे डी आर केप प्लस आर डी थीटा थीटा केप प्लस आर साइन थीटा डी फाई केप। अब इस डीएल वेक्टर से आप डीएस वेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालोगे वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो डीएस वेक्टर इक्वल्स टू आएगा, सबसे पहले आएगी यहाँ पे आर केप की टर्म। तो आर केप की टर्म आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे जो आर केप वाली टर्म है इसको छोड़ दो, बाकी जो जितनी टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर दो केप वाली टर्म को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आर से आर मल्टीप्लाई हुआ तो आर स्क्वायर आ गया, ये साइन थीटा आ गया, डी थीटा डी फाई आर केप। फिर क्या आएगा यहाँ पे थीटा केप वाली टर्म, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे और इन दोनों को जो डी आर है और जो आर साइन थीटा डी फाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा डी आर डी फाई थीटा केप। उसके बाद में हम थर्ड टर्म लिखते हैं। तो थर्ड टर्म के अंदर क्या आएगा हमारे पास फाई केप का कोफिशिएंट। तो फाई केप का कोफिशिएंट अब कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये फाई केप वाली टर्म है इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे डी आर और जो आर डी थीटा है इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देंगे। तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आर डी थीटा फाई केप। तो ये हमने यहाँ पे जो डीएस वेक्टर है उसका फॉर्मूला लिख लिया डीएल वेक्टर को यूज करते हुए। अब नेक्स्ट जो ये स्पेयर है इसका हमको यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है। तो जो स्पेयर है इसकी रेडियस हम आर मान लेते हैं, तो हमको यहाँ पे जो आर रेडियस का स्पेयर है इसका हमको यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है। हमको यहाँ पे ये भी पता है कि कोई भी सरफेस एरिया होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसका जो वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो स्पेयर है इसका जो ये सरफेस है इसका भी जो वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो हमारा आर केप होगा। तो इसके हर पॉइंट के ऊपर जब हम एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा और उसकी डायरेक्शन आएगी हमेशा आर केप। तो इस पॉइंट के ऊपर भी जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन आएगी आर केप। यहाँ पे भी जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी आएगी आर केप। तो इसका मतलब जो स्पेयर है इसका जो सरफेस एरिया है उसके हर पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आर केप आ रही है। इसका मतलब जो सरफेस एरिया है स्पेयर का उसकी जो डायरेक्शन है वो आर केप की डायरेक्शन है। आर केप का मतलब जो स्पेयर की रेडियस है उसकी डायरेक्शन के अंदर वेक्टर। तो मान लीजिए कि मैं स्पेयर के ऊपर एक रेडियस बनाता हूँ, तो ये जो रेडियस होगी वो जो सरफेस एरिया है स्पेयर का उसके परपेंडिकुलर ही होगी,
और जो रेडियस है इसका वेक्टर कौन सा होगा, जो रेडियस है इसकी डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर कौन सा होता है, वही हमारा आर कैप होता है। तो इसका मतलब जो आर कैप है वो रेडियस की डायरेक्शन को बताने वाला वेक्टर है। और क्योंकि जो रेडियस है वो हमारी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो आर कैप है वो भी हमारा जो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। और जो ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वही सरफेस की डायरेक्शन को बताने वाला वेक्टर होता है। तो इसका मतलब जो आर कैप है वो सरफेस एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्पेयर है इसका जो ये सरफेस है इसके हर पॉइंट के ऊपर जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो आर कैप है। तो अगर अब मैं जो ये सरफेस है इसका कोई स्मॉल पार्ट लूं तो उसका भी जो सरफेस एरिया वेक्टर आएगा वो भी आर कैप आएगा। इसका मतलब अगर जो ये सरफेस है इसका मैं एक स्मॉल पार्ट डी एस वेक्टर लेता हूं तो इसका भी जो वेक्टर आएगा सरफेस एरिया वेक्टर आएगा वो आर कैप ही आएगा। और हमने जो ये स्पेयर है इसके लिए जो ds वेक्टर है इसका फॉर्मूला पहले ही निकाल रखा है, तो ये हमारे यहाँ पे ds वेक्टर का फॉर्मूला है। और हमने यहाँ पे भी देखा कि जो ds वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप है, तो यहाँ पे हम जो ds वेक्टर है उसका आर कैप वाला कंपोनेंट ही लेंगे। तो इसका मतलब जो ये हमारा सरफेस है इसके लिए जो ds आएगा वो आएगा हमारा ds इक्वस टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो अब इस फॉर्मूले से हमको यहाँ पे एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो एस है हमारा वो इक्वस टू आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। जो थीटा है उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई तक, और जो फाई है उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो ये इक्वस टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो आर के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन 0 टू पाई 0 टू 2 पाई साइन थीटा डी फाई। ये इक्वस टू हो जाएगा आर स्क्वायर 0 टू 2 पाई साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और ये लिमिट है 0 टू पाई डी फाई इक्वस टू, ये जब हम लिमिट ओपन करेंगे तो ये 2 के इक्वल आएगा, तो ये हो गया 2r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी फाई। ये इक्वस टू हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 2 पाई। तो जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने जो स्पेयर है उसका सरफेस एरिया निकाल लिया है ds वेक्टर को यूज करते हुए। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारा स्पेयर है इसकी वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।